आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय चारणों का प्रभाव। वाचनकर्ता अमित पांडे। कुंवरानी और मैं शीघ्र ही हिलमिल गईं। कुंवरानी मुझसे 2.5-3 साल बड़ी थी। सुंदरी मैं अधिक थी। मेरा रंग गोरा था, कुंवरानी सांवली थी। राजपूतों में बहुत कम गोरा रंग मिलता है। मैं जरा नाजुक भी थी। मेरे नाक नक्श सब सुडौल थे। कुंवरानी जरा भारी शरीर की थी। नाक उसके जरा चपटी थी, पर आंखें बड़ी पानीदार थीं। माँ हम दोनों को समान भाव से रखती पालती थी। मैं तो उसकी बेटी थी ही। कुंवरानी बिना माता की तथा माँ के स्वामी और स्वामिनी की बेटी थी। कुंवरानी की माँ के साथ मेरी माँ का भी लगभग वही रक्त संबंध था जो मेरा कुंवरानी का था। इसी से माँ का कुंवरानी पर विशेष प्यार था। आदर भी मुझसे अधिक था। वह कपड़े भी मुझसे बढ़िया पहनती थी। खाना मुझे अभी भी बहुधाओं कुंवरानी के झूठे रूप में ही मिलता था, पर कुंवरानी मेरा झूठा न खा सकती थी। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था। कुंवरानी के सभी पुराने वस्त्र मुझे मिलते थे। कुछ तो काट छांट कर तभी मेरे लिए ठीक कर लिए जाते थे कि बड़ी होने पर काम आएंगे। ठाकुर मुझे भी बहुत प्यार करते थे। असल बात यह थी कि मेरी माँ ने उनका मन मोह लिया था। ठकुराइन के जीते जी वह उतना खुलकर मेरी माँ के साथ घनिष्ठता नहीं बरत सकते थे। उसके मरने पर उन्होंने माँ को पर्दायत बनाकर और पैरों में सोना देकर बहुत बड़ी इज्जत दी थी। आप हंस सकते हैं, परंतु हम गोलियों के लिए सचमुच यह बड़ी प्रतिष्ठा की चीज थी। आजकल प्रतिष्ठा का मापदंड बदल गया है। तब हम गोला गुलामों की प्रतिष्ठा का यही मापदंड था। किसी गोली का पर्दायत पद पर जाना और पैरों में सोना पहनना सचमुच ही गौरव और प्रतिष्ठा की चरम सीमा थी। धीरे धीरे हम दोनों ही बड़ी होने लगीं। हमारे पिता ठाकुर पहले ही काफी उम्र के थे, अब वह वृद्ध होने लगे। राजपूतों का जीवन बड़ा असंयत और अस्त व्यस्त होता है। एक प्रकार की रुक्षता, कर्कशता और कठोरता उनके जीवन में घुली मिली रहती है। ठाकुर साहेब का जीवन भी ऐसा ही था। साधारणतः वह पढ़े लिखे व्यक्ति थे। स्नान पूजा पाठ वे नित्य करते थे। मुझे बचपन के वे दिन याद आते हैं जब हमारे घर के पुरोहित पोपले मुंह वाले बूढ़े ब्राह्मण नित्य प्रातः काल गंगोदक और अक्षत लेकर ड्योढ़ियों में आते और जय पृथ्वीनाथ कहकर ठाकुर साहेब का अभिनंदन करते थे। उनके सिर पर पवित्र गंगोदक और अक्षत का मार्जन करते थे। संस्कृत के श्लोक उच्च स्वर में पढ़कर रोली चंदन का तिलक करते थे। ब्राह्मण हमारे ऊपर भी अक्षत पुष्प का मार्जन करते थे। उनका पोपला मुंह मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब वह जय हो का उच्चारण करके मेरे माथे और कुंवरानी के मस्तक पर अक्षत पुष्प डालते थे, हम लोगों को हंसी आ जाती थी। ठाकुर साहेब शैव थे। नित्य शिवालय में जाकर लिगांचरण करते थे। संस्कृत के बहुत से श्लोक, भक्ति के कविता और दोहे उन्हें याद थे। डिंगल की कविता का उन्हें शौक भी था। कदाचित वह डिंगल की कविता कभी कदास करते थे। ठाकुर साहेब के घराने का चारण साल में 1-2 बार ठिकाने में आता। वह बहुत बूढ़ा चारण था। उसकी सफेद दाढ़ी थी, लाल आंखें थीं, पर वह बड़े डील डॉल का शानदार आदमी था। कवित्त पढ़ने का ढंग उसका बड़ा प्रभावशाली था। उसकी वाणी सतेज और चेष्टा उत्तेजक होती थी। जब वह वीर रस की कविता कवित्त दोहे ऊंचे स्वर में पढ़ता, तब अपने भाई बंधु के साथ दरबार में बैठे ठाकुर झूम झूम जाते। विदायगी में चारण को 101 रुपया एक पाग और सिरोपाव मिलता था।
प्रशस्ति में चारण जो उच्चारण करता था उसका अभिप्राय यह होता था कि आपके बाप दादों ने हमारे बाप दादों को करोड़ पसाव बख्शाया था, आपका यह दान भी करोड़ पसाव से कम नहीं है। मुझे याद आता है कि कोरावनी के विवाह में ठाकुर ने इस चारण को घोड़ी दी थी और उन महाराजा की ओर से जिन्होंने कोरानी को ब्याहा था इससे एक हाथी और एक गांव दिया था। उन दिनों राजस्थान में चारणों का बड़ा मान था। कोई राजा ठाकुर चारण का अपमान करने का साहस नहीं कर सकता था। यह भी एक विचित्र सी बात है कि जैसे राजपूतों से हम गोलों गोलियों चाकरों और गुलामों की जाति उत्पन्न हुई, जो ठाकुरों की खरीदी संपत्ति के समान गुलाम की भांति जीवन यापन करते थे, वैसे ही उन्हीं में से इन चाकरों की भी जाति का उदय हुआ था। ठाकुर राजा जहां हम चाकरों से चरण सेवा कराते थे, वहां इन चारणों की स्वयं चरण सेवा करते थे। वे ब्राह्मणों का भी सत्कार करते थे, पर वह सत्कार दान मान तक ही सीमित था। चारणों का सत्कार दूसरे ही ढंग का होता था। बहुत बार तो चारणों की पालकी में राजा को कंधा लगाते सुना गया है। चारण केवल राजपूत ही का दान अंगीकार करता तथा उसी का अन्न ग्रहण कर सकता था, किसी अन्य जात का नहीं। यहां मैं चारणों की मर्यादा की एक कहानी सुनाऊंगी। दाता के पिता बड़े कांटे के ठाकुर थे। वह उस जमाने के पुरुष थे जिस जमाने में राजपूतों की तलवार में जंग नहीं लगती थी। उनका ठिकाना तो आज से भी छोटा था, पर ठसक बहुत थी। एक बार ऐसा हुआ कि प्रसिद्ध चारण कवि करणीदास जी ठिकाने में आए। करणीदास जी बड़े भारी कविराज थे। बड़े बड़े राज दरबारों में उनका मान था। अनेक राजाओं ने उन्हें करोड़ पसाव दान दिया। वह जिस राजा का यश बखानते थे वह राजस्थान में विख्यात हो जाता था। वह हर ठिकाने जा उनसे अपना कीर्तिमान स्वयं करते थे। बड़े बड़े छत्रपति उन्हें दान मान से संतुष्ट करने से अपना कीर्तिमान कराते थे। चारण की वाणी द्वारा ही राजाओं और ठाकुरों की कीर्ति अमर रहती थी। ठाकुर ने जब चारण की अवाई की सूचना सुनी, तब वह वेश बदलकर 16 कोस चलकर गए और उन्होंने चारण की पालकी में कंधा लगाया। चारण को इस बात की कुछ भी खबर न पड़ी। जब गांव का सिवाना निकट आ गया, तब चारण ने क्रुद्ध होकर कहा, अरे, यह ठाकुर तो बड़ा घमंडी प्रतीत होता है। हम उसके सिवाने में आ पहुंचे और वह अभी तक हमारी खोज खबर को नहीं आया। हमारी सवारी यहीं से लौटा दो, हम इस गांव में नहीं जाएंगे। यह सुनते ही ठाकुर पालकी से हटकर कविराज के सामने आए और बोले, बाबा जी, मैं तो 16 कोस से आपकी पालकी में कंधा दिए जा रहा हूं। ठाकुर का परिचय पा और उनकी ऐसी सेवा देख चारण प्रसन्न हो गए। एक रात उन्होंने ठिकाने में वास किया। जब चले तब बोले, ठाकुर, मेरा एक नियम है, जब कोई राजपूत या तो युद्ध में जय प्राप्त करता है या वीर गति को प्राप्त होता है, तभी मैं उसका यशगान करता हूं, नहीं तो नहीं। सो मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, परंतु मेरी वाणी तुम्हारे यश में तभी फूटेगी जब तुम या तो वीरता से युद्ध जय करो या रणभूमि में काम आओ। इतना कहकर चारण चले गए और ठाकुर के मन में बात घर कर गई। उन दिनों लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते थे, पर अंग्रेजी राज के प्रताप से युद्ध नहीं होते थे। राजपूतों का प्राचीन जीवन अब खत्म हो रहा था। राजस्थान ज्यों-ज्यों अंग्रेजों की छत्र छाया में आता जाता था, राजपूत आलसी होते जाते थे। दिन पर दिन और वर्ष पर वर्ष बीत गए, पर ठाकुर को युद्ध में जाने का प्रसंग हाथ न लगा। चारण से कीर्तिमान सुनने की उनकी तीव्र अभिलाषा थी, पर वह पूर्ण न हुई। मैं पहले ही बता चुकी हूं कि डाका और धाड़ की वारदातें होती रहती थीं,
पर ऐसे अभियान प्रशंसनीय नहीं होते थे, न चारण उन्हें वीरता में परिगणित करते थे। इसी बीच चारण मर गए, पर मरते समय अपनी पत्नी से वसीयत कर गए कि ठाकुर की सेवा का ऋण मेरे ऊपर है। यदि तेरे जीवित रहते ठाकुर वीर कृत्य करे तो उसकी विरत बखानना। एक दिन ठाकुर को कुछ ऐसा ही संयोग लग गया। उन्होंने सुना कि मराठों की सेना उनके सिवाने में होकर अभियान कर रही है। बस वह अपने 12 भाई बंदों को संग ले उस विपुल वाहिनी का मार्ग रोक खड़े हो गए। मराठा सरदार ने बहुत समझाया बुझाया, लोभ लालच दिया, पर ठाकुर ने एक न सुनी और युद्ध करके वह वीर गति को प्राप्त हुए। यह सूचना चारणी ने पाई तो उसने उनकी विरत बखानी, जो सारे राजस्थान में गाई जाने लगी। ऐसा ही उन दिनों चारणों का प्रताप और राजपूतों की सनक थी। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय चारणों का प्रभाव। वाचनकर्ता अमित पांडे।